गुड फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम बांग्लादेश से। बांग्लादेश के सिराजगंज जिले के शाहजादपुर क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर कचहरी बाड़ी में भीड़ ने तोड़फोड़ की है। रविंद्र कचहरी बाड़ी पर मंगलवार को भीड़ ने हमला करते हुए उसको नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने सभागार और विरासत स्थल के दूसरे हिस्से को निशाना बनाया। इससे इमारत की खिड़कियों के शीशे, दरवाजे और फर्नीचर को नुकसान हुआ। घटना के बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने साइट को बंद करते हुए मामले की जांच के लिए पैनल का गठन कर दिया है। टैगोर के पूर्वजों की इस निशानी पर हमला ऐसे समय हुआ है जब बांग्लादेश में भीड़ की हिंसा बढ़ रही है। खासतौर से ऐसे स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है जिनका भारत से संबंध रहा है। मोहम्मद यूनुस के सरकार में आने के बाद ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस घटना की वजह आगंतुक और रविंद्र कचहरी बाड़ी कर्मचारियों के बीच मोटरसाइकिल पार्किंग शुल्क को लेकर हुआ विवाद बना। यहाँ एक कुछ लोगों में स्थानीय कर्मियों से विवाद हुआ और फिर इसने इतना बड़ा रूप ले लिया। भीड़ ने इस ऐतिहासिक इमारत में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ऐतिहासिक स्थल पर हमले के सिलसिले में 50-60 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 10 नामजद किए गए हैं। बांग्लादेशी वेबसाइट न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार 8 जून को शहनवाज नाम का शख्स अपने परिवार के साथ कचहरी बाड़ी गया था। मोटरसाइकिल पार्किंग शुल्क को लेकर उसकी कर्मचारी से बहस हो गई। कर्मचारी ने विवाद के बाद नवाज को कथित तौर पर एक कमरे में बंद कर दिया और उसे पीटा। घटना पर नाराजगी जताते हुए स्थानीय लोगों ने मंगलवार को मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान कुछ लोगों ने रविंद्र कचहरी बाड़ी पर धावा बोल दिया। भीड़ ने हवेली के सभागार में तोड़फोड़ की और खिड़कियों के शीशे और फर्नीचर तोड़ दिए। रविंद्र कचहरी बाड़ी का शाब्दिक अर्थ टैगोर का स्टेट ऑफिस होम है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पुरखों की जगह थी। इस जगह से उनके परिवार ने सिराजगंज के शाहजादपुर उपजिला में अपनी संपत्ति की देखरेख की थी। अब इस हवेली को एक स्मारक संग्रहालय बना दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता ने इस हवेली को खरीदा था। टैगोर इस हवेली में कई बार आए और अपने कई नाटकों के कुछ हिस्सों को यहाँ बैठकर लिखा। आइए आज जो भारत का एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसके बारे में कुछ बात करें। लंदन जा रहा एयर इंडिया का एक विमान गुरुवार दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद एक आवासीय इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक दल के 10 सदस्यों सहित 242 लोग सवार थे। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 को उड़ान भरने के तुरंत बाद एकदम तेजी से नीचे आता देखा गया और यह अपराह्न करीब 2 बजे वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नज़दीक मेघाणी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद इलाके में काले धुएं का एक बड़ा गुबार उड़ता देखा गया। एयर इंडिया के अनुसार अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रही उड़ान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। दुर्घटना में मारे गए या घायल हुए लोगों का अभी कोई आधिकारिक अनुमान नहीं लगाया जा सका। ऐसी आशंका है कि मेघाणी नगर के कुछ लोग भी मृतकों में शामिल हो सकते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि कई घायलों को शहर के सिविल अस्पताल ले जाया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बात की तथा उन्हें अहमदाबाद जाकर दुर्घटना से प्रभावित लोगों को तत्काल यथासंभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा है। महाराजा चार्ल्स ने कहा कि वह और उनकी पत्नी रानी कैमिला आज सुबह अहमदाबाद में हुए भयावह हादसे से स्तब्ध हैं। बकिंगम पैलेस से जारी एक बयान के मुताबिक महाराजा चार्ल्स ने कहा कि हमारी विशेष प्रार्थना या गहरी सहानुभूति कई देशों के उन सभी परिवारों और मित्रों के साथ है जो इस भयावह घटना में प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वे अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। ब्रिटेन के 76 वर्षीय शासक ने कहा है कि मैं आपातकालीन सेवा और इस अत्यंत हृदय विदारक और दर्दनाक समय में सहायता और समर्थन प्रदान करने वाले सभी लोगों के प्रयासों के प्रति विशेष रूप से सम्मान प्रकट करना चाहता हूँ। इससे पहले शाही महल ने कहा था कि महाराज को सूचित कर दिया गया है। ब्रिटेन में हादसे की खबर स्थानीय समय अनुसार सुबह 9 बजे सामने आई। इस बीच अहमदाबाद में हुई इस विमान दुर्घटना को लेकर दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं। इनमें कई राष्ट्रध्यक्ष, दूतावास, राजनयिक और गणमान्य नागरिक शामिल हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर शोक व्यक्त किया है। इस विमान में 53 ब्रिटिश नागरिकों सहित कुल 242 लोग सवार थे। स्टारमर ने एक बयान में कहा कि कई ब्रिटिश नागरिकों को लेकर लंदन आ रहे विमान के भारतीय शहर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने का दृश्य भयावह है। उन्होंने मुझे पल पल की जानकारी दी जा रही तथा इस अत्यंत दुखद समय में मेरी संवेदना यात्रियों और उनके परिवारों के साथ है। यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ट्वीट किया कि अक्षता और मैं एयर इंडिया त्रासदी की खबर से व्यथित है। हमारे दोनों देशों के बीच एक अनोखा बंधन है। हमारी संवेदना या प्रार्थना उन ब्रिटिश और भारतीय परिवारों के साथ है जिन्होंने आज अपने प्रियजनों को खो दिया है। इनके विदेश मंत्री डेविड लेमी ने सोशल मीडिया पर प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा, भारत के अहमदाबाद में हुए विनाशकारी विमान हादसे की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदना सभी प्रभावित लोगों के साथ है। ब्रिटेन भारत में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर तथ्यों का तत्काल पता लगाने और सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय FCDO ने कहा है कि वह भारत में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर तथ्यों का तत्काल पता लगाने और हादसे के शिकार लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।
इसने वाणिज्य दूतावास सहायता के लिए एक संपर्क नंबर भी जारी किया है। AFCDO ने कहा है कि जिन ब्रिटिश नागरिकों को काउंसलर सहायता की आवश्यकता है या जिन्हें मित्रों या परिवारों के बारे में चिंता है, उन्हें 0207085000 पर कॉल करना चाहिए। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। अहमदाबाद से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। इस दुखद बड़ी आपदा पर पीड़ितों के परिवारों, परिजनों और सभी भारतीय लोगों और भारत सरकार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पोस्ट की रीपोस्ट कर लिखा, अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की दुखद खबर भारत से आई है। इस भयानक क्षति से पीड़ित परिवारों और परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हम आपके दर्द को साझा करते हैं। डियर नरेंद्र मोदी, यूरोप इस दुख की घड़ी में आपके और भारत के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी ने भी इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं अहमदाबाद के निकट एयर इंडिया विमान AI-171 की दुखद दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। इस कठिन समय में मालदीव की सरकार लोग भारत सरकार लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। ईरान के नई दिल्ली स्थित दूतावास ने बयान में कहा कि नई दिल्ली में इस्लामी गणराज्य ईरान का दूतावास अहमदाबाद में एक यात्री विमान की दुखद दुर्घटना पर अपना गहरा दुख और हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। हम भारत सरकार लोग विशेष रूप से पीड़ितों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं प्रार्थना उनके साथ है। हम इस हृदय विदारक घटना में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हम दुख की इस घड़ी में भारत के लोगों के साथ खड़े हैं। आइए बात करें अमेरिका और चीन की। चीन पूरी दुनिया में दुर्लभ मुद्रा तत्वों के सबसे बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है, लेकिन एक खनिज ऐसा है जिसकी आपूर्ति पर उसका पूरा नियंत्रण है। इस खनिज का नाम सैमरियम है। इसका उपयोग पूरी तरह से सैन्य उद्योगों में किया जाता है। लड़ाकू विमान, मिसाइल, स्मार्ट बम, उन्नत प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। इसकी ज़रूरत ऐसी है कि F-35 जैसे विमान सैमरियम मैग्नेट के बिना नहीं बनाए जा सकते। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन अपने इस दुर्लभ मुद्रा तत्वों की मदद से दुनिया की किसी भी महाशक्ति की घुटनों पर ला सकता है। इससे न सिर्फ उनकी सैन्य क्षमता प्रभावित होगी, बल्कि रक्षा उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए डेनवर के मेट्रोपॉलिटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक धातु कर्मी स्टैनली ट्राउट ने कहा है, कुछ महीनों पहले ही चीन ने अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध के बीच अप्रैल में सैमरियम और 6 अन्य दुर्लभ मुद्राओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन 7 दुर्लभ मुद्राओं में से 6 डिस्प्रोसियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम, टेर्बियम और यट्रियम है। हालांकि इसकी मांग काफ़ी हद तक नागरिक अनुप्रयोगों के लिए है, लेकिन सैमरियम का उपयोग लगभग विशेष रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सैमरियम की आपूर्ति में रोक के साथ चीन अनिवार्य रूप से नए प्लेटफॉर्मों की डिलीवरी को अवरुद्ध करके और मौजूदा प्लेटफॉर्मों की मरम्मत, रखरखाव और उन्नयन को प्रभावित करके पश्चिमी सेनाओं को दबा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि योजना पहले से ही चल रही है। यहाँ तक कि चीन ने डिस्प्रोसियम और टेर्बियम जैसे कुछ अन्य दुर्लभ पृथ्वी के लिए लाइसेंस देना शुरू कर दिया है, लेकिन सैमरियम के लिए लाइसेंस नहीं दिए गए हैं। ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में व्यापार नीति के प्रमुख विलियम बैन ने कहा कि सैमरियम आपूर्ति के नियंत्रण रुकने से F-35 जैसे विमानों का उत्पादन रुक जाएगा। संदर्भ के लिए F-35 को 50 पाउंड तक सैमरियम मैग्नेट की आवश्यकता होती है। इसका निर्माता लॉकहीड मार्टिन संयुक्त राज्य अमेरिका में सैमरियम का मुख्य ग्राहक है। बैन ने NBC से कहा, हमने हफ्ते के अंत में रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े क्षेत्रों में लाइसेंस दिए जाने के साथ कुछ छूट देखी है, लेकिन अगर आप उदाहरण के लिए मैग्नेट के भीतर सैमरियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज को ले तो ये अमेरिका में F-35 लड़ाकू जेट के निर्माण के लिए बिल्कुल आवश्यक है। इसके बिना वे उन्हें नहीं बना सकते और उस तक पहुँच न होने से उस क्षेत्र में अमेरिका के निर्माण पर गंभीर असर पड़ रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। सैमरियम की पकड़ चीन को बढ़त दिलाती है। इस बात से सबूत है कि सैमरियम और अन्य दुर्लभ मुद्राओं ने चीन को अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता में बढ़त दिलाई है। वार्ता का ध्यान टैरिफ से हटकर दुर्लभ मुद्राओं पर केंद्रित होने के बाद चीन ने दुर्लभ मुद्राओं की चीनी आपूर्ति पर छूट के बदले महत्वपूर्ण पश्चिमी प्रौद्योगिकी तक चीन की पहुंच के संबंध में अमेरिका से रियायतें हासिल की हैं। पश्चिमी कंपनियों अमेरिकी रक्षा विभाग के पास सैमरियम भंडार है जो केवल कुछ महीनों तक चलेगा। नई आपूर्ति के अभाव में भंडार जल्दी समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसा व्यवधान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश यूक्रेन और इजराइल की आपूर्ति के कारण अपने सस्तागार में हुई कमी के बाद उसे फिर से भर रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.